नमस्कार साथियों, मैं तो नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। मैं प्रदीप चतुर्वेदी, ग्वालियर चंबल संभाग आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से आप लोगों से बात कर रहा हूं। और मैं यहां अपने चतुर्वेदी बांधवों से मिलने आया हूं, साथ ही प्रभु द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेने आया हूं, मां जमुना जी को दूध चढ़ाने आया हूं, उनका आशीर्वाद लेने आया हूं, क्योंकि हम पैदा ही उन्हीं की गोद में हुए हैं। मित्रों, यहां आप लोगों से मिलने का एक प्रमुख कारण ये था कि दिल्ली से लौट रहा था अपने साथियों से मिलकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है। आप जानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं। एक, उन्हें लोकतंत्र की ना तो बीजेपी को चिंता है ना कांग्रेस को चिंता है, दोनों ही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पहले बीजेपी ने हत्या की, अब कांग्रेस कर रही है। और वहां चुनाव नहीं हो रहा मित्रों, वहां कोई चुनाव नहीं हो रहा। एक सरकार बचाना चाह रहा है, एक सरकार गिराना चाह रहा है। आप समझ रहे हैं ना, एक पार्टी को 28 सीटें चाहिए और दूसरी पार्टी 9 सीटें चाहिए। ये नूरा कुश्ती चल रही है। मित्रों, हमने भी कोशिश की थी, हमने अपने राष्ट्रीय संयोजक माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी से, जो हमारे प्रभारी हैं श्री गोपाल राय जी से चर्चा की थी और उनसे हमने आदेश मांगा था कि हम लोग भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ें, और हम भी पूरी 28 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। किंतु पीएसी की मीटिंग में यह तय हुआ कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। अब जैसा पार्टी का निर्णय, हालांकि हमें उससे बहुत थोड़ा सा असंतोष हुआ कि चुनाव लड़ना चाहिए नहीं, जब इतनी मेहनत की है तो नेचुरल है कि आम आदमी पार्टी को तो उतरना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। मैं भी यही चाहता, मैं आपके माध्यम से माननीय संयोजक महोदय, जो राष्ट्रीय संयोजक हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तक ये संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं जी कि अगर वो अन्यथा न लें, इसे राजनीतिक भूल मानता हूं मध्य प्रदेश में जी। भले ही ये उपचुनाव था, मगर आम आदमी पार्टी के लिए एक अवसर था। और अवसर ऐसे था कि यदि हम 28 सीटों में लड़ते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 5 या 10 विधायक हमारे जीत कर आते। ये मेरा विश्वास है। और हमें समय मिलता, एंट्री होती। अभी तक हमारी पार्टी का वहां खाता नहीं खुला। जो भी हमसे पहले वहां जो टीम रही उसने क्या किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैंने 2 महीने पहले पार्टी को ज्वाइन किया है और 2 महीने में मैं ग्वालियर चंबल संभाग और संपूर्ण मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का परचम लहराया है। क्योंकि पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। हमारे मुख्यमंत्री, बहुत उनका एक ही नारा है, एक ही है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। तो अब जब आप नहीं उतर रहे हैं एमपी में उपचुनाव में, जी हाँ, तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? मुझे श्रीमान ये लगता है कि सरकार जोड़ तोड़ से ही बनेगी। कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी से जनता पूरी तरह रुष्ट है। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की और लोकतंत्र की हत्या करने के बाद चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराया। उस चुनी हुई सरकार को गिराने के बाद इन्होंने उन 28 विधायकों की खरीद फरोख्त की। नहीं तो महाराष्ट्र में इन्होंने भी तो किया ना। उनकी जो गठबंधन था, जो ऑलरेडी शिवसेना से जो बीजेपी का गठबंधन था, उसको एक पुराने रिश्ते को तोड़ा है ना। नहीं सर, देखिए उसमें मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि वो मेरी पार्टी लाइन से हटके बात होगी। वहां मैंडेट जो मिला था, आप अगर शिवसेना वहां की बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो मैंडेट मिला था बीजेपी शिवसेना गठबंधन को, ना कि बीजेपी को, ना कि शिवसेना को, गठबंधन को मिला था। और हत्या किसने की है वहां? उद्धव ठाकरे ने जी। केजरीवाल ने, आपके बीजेपी ने हत्या नहीं की, उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ा है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है, और संविदा को जो तोड़ता है उसके लिए ये व्यवस्था है कि वो कहीं ना कहीं हमारे आपसी संबंधों को, विश्वास को खत्म करता है। तो इसलिए आप उसमें नहीं जाना चाहता हूं मैं। वो उन पार्टियों का मैटर है कैसे, मगर हकीकत में वहां भी लोकतंत्र की हत्या हुई। वहां उद्धव ठाकरे जी ने की। उन्होंने अपने छत्रप, महाराष्ट्र छत्रप, जिनके हम फैन हैं, जैसे हम वाजपेयी जी के माने, उनके लोग फैन है। तो मैं एक बात पूछूं आपसे कि सारी पार्टियां जब लोकतंत्र की हत्या करती हैं, तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही है कहीं कहीं? आप बताइए ऐसा क्या किया आम आदमी पार्टी का? एक भी कोई नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। नहीं, आप कोई ऐसा मुझे बता दें श्रीमान कि आम आदमी पार्टी ने ये अपराध किया, मैं क्षमा मांग लूंगा और मैं उन तक अपने राष्ट्रीय संयोजक महोदय तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने कोई भी चरित्र हनन किया है लोकतंत्र का। जी, तो इसलिए ये कहना गलत है कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्री, बल्कि आम आदमी पार्टी तो आम नहीं। जो पिछले बार जो दंगे हुए दिल्ली में,
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे उसमें हुए। आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, वो अमानतुल्लाह खां जो थे जी नहीं, वो जी, तो आपकी सर, आपकी जी नहीं सर, अगर उस बात में जाएंगे तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं। अमानतुल्लाह खां और आपके जो भी वहां कम्युनिटी है, आप ये तो मानेंगे कि वो सब हमारे भाई बंधे हैं? मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर उन्हें जाना होता तो पाकिस्तान बहुत पहले 47 में चले गए होते। वो क्यों रुके? कि ये मातृभूमि उनकी भी है। और जो राजनीतिक भूल नेहरू खानदान ने की, वो राजनीतिक भूल आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। शाहीन बाग को डटाए रखा। जी नहीं, तो केजरीवाल जी चाहते तो शाहीन बाग को नहीं, केजरीवाल जी का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सर गलत कह रहे हैं, मैं आपकी बात को डिनाइन करता हूं। केजरीवाल जी का उससे कोई दिल्ली के जी नहीं, चुनाव भी नहीं थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई चुनाव नहीं था। बताइए कौन सा चुनाव था? चुनाव होने वाले नहीं, शाहीन बाग को टिका दिया था। पूरे देश में शाहीन बाग पैदा किए जा रहे थे। आप ये बता नहीं, और दिल्ली सरकार के हमारी आम आदमी पार्टी का कोई कहीं रोल नहीं था। केजरीवाल जी उसको नहीं उठा रहे। केजरीवाल जी का कोई रोल नहीं था उसमें। केजरीवाल जी ने कभी समर्थन नहीं किया कि शाहीन बाग में कोई धरना दे। कभी उन्होंने ना उनने विरोध किया ना समर्थन किया। उसका कारण था कि लोकतंत्र के दिल्ली की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है। जी नहीं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने बात करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि लोकतंत्र के अगेंस्ट कोई भी कार्य ना करें। ये उनका कहना था। और आप बता दीजिए, अगर उनकी जिम्मेदारी थी और उनने अगर कुछ नहीं किया होता तो आज सत्ता में होते। मैं आदरणीय, क्या पता पीएससी में यही मीटिंग हुआ हो कि भाई अगर एमपी में हम 28 कैंडिडेट उतारे और एक भी अगर नहीं मिला, जमानत जब्त अगर हो गई तो पार्टी पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। सर, हमें निर्देश मिला है कि हम अपने निर्दलीय उतारें। हमने निर्दलीय लोगों पे हम लड़ रहे हैं चुनाव। हमारी टीम चुनाव लड़ रही है और ज्यादा नहीं, नाउ कितने बार हैं। आप 10 नवंबर तक रुक जाइए। 10 नवंबर तक मैंडेट आएगा, उसमें आपको पता पड़ जाएगा आम आदमी पार्टी के लोग क्या करेंगे। क्योंकि हमें आदेश मिला है कि हम नगर पालिका, नगर निगम और आने वाले 2022 के विधानसभा की तैयारी करें। इसलिए हमारे पीएससी ने, हमारे आदरणीय जो हमारा राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, उसने ये तय किया कि हमें अभी एमपी में चुनाव नहीं लड़ना है। हम सिर्फ इतना करेंगे कि हमारे जो साथी, हमने बोला आप निर्दलीय लड़िए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, आपको समझ में आ जाएगा हमारा वोट बैंक है कि नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त आ गई है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प ना होने के कारण मजबूरन उन्हें इन दोनों में से एक सांपनाथ है, एक नादनाथ है। इन दोनों में से एक को चुनना पड़ता है। अगर आम आदमी पार्टी विकल्प बनती, मैं फिर आपसे पर कह रहा हूं, माननीय राष्ट्रीय संयोजक महोदय अगर हमें अवसर देते और हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते, तो मैं इस बार निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी एक डक हॉर्स के रोल में रहती वहां, और हम कुछ ना कुछ ऐसा करते, या तो वहां दोबारा चुनाव होते या वहां राष्ट्रपति शासन लड़ता, या सर्वश्रेष्ठ चुनी हुई सरकार। क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। एक मिनट, आपके पास जो ग्वालियर संभाग था, जी, तो आप ग्वालियर नहीं सर, है जो है ग्वालियर संभाग, तो उसमें आप किस तरीके से राजनीति को देखते हैं सर? जो प्रेजेंट की राजनीति में तो ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और दिल्ली में ही हम उनके निवास पर मिले थे। मैं एक विद्यार्थी के तौर पर उनसे मिला था। उस समय आपके आदरणीय सुरेश पचौरी जी, कमलनाथ जी, श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी जो हमारे महाराज हैं, एक्चुअल में वो हमारे महाराज आज भी हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनके बड़े भाई डॉक्टर आनंद मिश्र मेरे गुरु हैं, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं मेरे गुरु हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं भाई बीजेपी से का कैंडिडेट बन के बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप देख ही रहे हैं, मैं ना बीजेपी के साथ हूं ना कांग्रेस के, मैं आम आदमी के साथ हूं। आम आदमी, कॉमन मैन, उस सर्वहारा उपेक्षित वर्ग के लिए मैं आम आदमी पार्टी में आया हूं। और इसलिए आया हूं कि समाज कल्याण के लिए हमारे राष्ट्रीय संयोग का एक ही मैंडेट है। वो चाहते हैं कि आम आदमी, जो मजदूर, ठेले वाले, ये वो, इनकी जो समस्या है, उनके दुखों को आप कितना कम कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, क्लास 1 क्षेत्र था, एसबीआई ग्रुप से आया हूं, और वहां आके मैंने रिजाइन करके मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। क्या जहां पे आम आदमी पार्टी की सत्ता है, जैसे दिल्ली जी, तो क्या वहां पे रेडी वाले, ठेली वाले, क्या इनको कोई राहत पहुंचाई है? देखिए सर, बिल्कुल पहुंचाई जा रही है। आपने देखी अभी कुछ, मैं आपको वैशाली और यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है वहां का दिखा दूं। क्या हुआ कोरोना काल में, एक वैशाली तो यूपी हो गया ना। जी, मैं वो कहना चाह रहा हूँ, वो सारे क्षेत्र में चल रहा है, वैशाली में, पूरे दिल्ली में जो आम आदमी से ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, जो जितने भी जो मध्यम निम्न वर्ग है, सबसे ज्यादा वो परेशान है। दिल्ली में आधी आबादी तो वही है,
चाहे वो बिहार से आई हो, चाहे यूपी से आई हो या अन्य राज्यों से, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। आम आदमी पार्टी जानती है कि वो प्रेशर है, मगर हमने उनको स्वीकार किया है और उनके लिए व्यवस्थाएं की हैं। और व्यवस्थाओं में जो महत्वपूर्ण है कि हमने वहां तय किया है, क्योंकि भाई समस्याएं तो सबकी हैं। दिल्ली सरकार उनको भगा रही है, आपके बीजेपी जो सरकार है वो उनको यहां वहां खदेड़ रही है, हॉकर्स जोन बना दिए, ये बना दिए, ये सब नहीं। आप समस्याएं तो सब बता रहे हैं, मगर उसका उपाय कोई नहीं। आम आदमी पार्टी ने उनका उपाय किया कि आखिर ये लोग जाए कहां, उनके लिए हॉकर्स जोन की व्यवस्था की है। आप देखो मोहल्ला आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट लगाई थी इनको कि जब इन्होंने 2 साल का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 साल में आप मेरे को पहचान निश्चित करके दो कि ये टीबीसी जो तय बाजारी वाले हैं वो कहाँ कहाँ बैठेंगे, कैसे किस तरीके उन स्थानों को निश्चित करके बताइए। तो केजरीवाल जी नहीं बता पाए थे, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर करके उनके चुनाव कराए, और चुनाव कराए तो चुनाव करा के आज भी वो टीबीसी के जो प्रधान बने थे या जो चेयरमैन बने थे वो एज इट इज है, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे केजरीवाल जी के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हम मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में भी ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है श्रीमान, ये समस्या पूरे देश की है। आप ये बताइए, ये कोमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, ये जो बेटा डेली दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, समस्या तो है, मगर ये बेचारे कोई समस्या तो सब बताते, मगर इनका समाधान कोई नहीं निकालना चाहता। आखिर ये बेचारे जाएं तो जाएं कहां? मैं माननीय केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा, पार्टी फोरम पे अपनी बात रखूंगा। मेरे संज्ञान में ये मुद्दा दिल्ली का नहीं है, क्योंकि मुझे अभी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए हुए, मैंने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस था 9 अगस्त 2020 को आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है कुछ मेरे साथियों ने। हालांकि मैं पार्टी की विचारधारा से 10 वर्ष, पिछले 10 सालों से, जब से अन्ना आंदोलन हुआ है, अन्ना, क्योंकि मैं अन्ना जी का फैन हूं, अन्ना जी का फैन हूं, मैं उस समय से इस आंदोलन को देख रहा हूं, इसे बात कर रहा हूं। एक अवसर मिला, मैंने देश की, बैंक की सेवा की, अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ सेवा मैं समाज की कर लूं, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। और मैं एक निवेदन आप लोगों को बड़ी विनम्रता पूर्वक करना चाहता हूं कि हम भी एमपी में, हमने प्रदेश सरकार से भी ये मांग की है कि उनके लिए उचित प्रबंध करें, उचित व्यवस्था, उनको अधिकार दें, उनके लिए हॉकर्स जोन बनाए जाएं, उनके लिए पानी बिजली वगैरह की ये व्यवस्थाएं की जाएं, ये हमने भी कहा है। रही दिल्ली की बात, तो श्रीमान मैं आपको बताने में, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक महोदय से जब भी मेरी वार्तालाप या जो भी होगा, तो मैं पार्टी फोरम के स्तर पर ये बात वहां पीएससी में रखूंगा, उस पर वो डिसीजन लेंगे उसका जो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनकी तरफ से कि जो भी मत होगा वो दिल्ली वासियों के हित में होगा। ये ठीक है। जैसा कि अभी कमलनाथ जी ने इमरती देवी जी के लिए कल आइटम बोला है, और उससे पहले भी टंचमाल और इस तरीके की जो भाषा बोलते हैं, तो इसको क्या किस नजरिए से देखते हैं, जिसका नरोत्तम जी ने अभी उसका खंडन भी किया है और उन्होंने विरोध भी किया है कि भाई आप इस तरीके से जो करते हैं, तो एक दूसरे को इस तरीके से जो खींचातानी करके जो कैंडिडेटों की जो महिलाओं के साथ, जबकि नवदुर्गाएं चल रही हैं, नवरात्रि चल रही है, हमारे भावना प्रधान देश भारत है हमारा, तो उसमें जो महिलाओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सर, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कमलनाथ जी की उम्र मेरे ख्याल से 70-72 के आसपास होगी। 70-72 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति, जिसकी इमरती देवी अपनी, मैं समझता हूं बहू के बराबर होंगी, अगर बेटी नहीं कहूं तो बहू तो हैं, मानता हूं, पहले वो कांग्रेस में ही मंत्री रहे, और नवदुर्गा महोत्सव में जो बहू, बेटियों और भारतीय नारी का अपमान करता है, उससे ज्यादा निकृष्ट व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। कमलनाथ जी माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगे तो जनता अब की बार उसका करारा जवाब देगी। इमरती देवी भले ही किसी भी पार्टी में गई हों, आखिर महिला हैं, सम्मानीय हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, इस नाते भी मैं कहूंगा कि उनका एक महिला जाति का उन्होंने अपमान किया है, और ये कांग्रेस की प्रकृति रही है। पहले आदरणीय राजा साहब माननीय दिग्विजय सिंह ने टंचमाल कहा था, तो टंचमाल के लिए उनको कांग्रेस को ही टंच कर दिया देश ने, वही हाल इनका होने वाला है। ये दम भर रहे हैं 28 सीटें जीतने का, इनकी जमानतें भी नहीं बचेंगी अब की बार। अच्छा। रही तो बीजेपी तो अवसरवादी है, वो तो अवसर का लाभ उठाना जानती है सारे। तो ऐसा आपके अनुसार ऐसा लगना चाहिए हमको कि जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो वैसे ही बने रहेंगे मुझे चुनाव के बाद भी।
मुझे ऐसा लग रहा है, इस बात से तो ऐसा लगता है, ये इसलिए ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जी, लगता है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी भविष्य में लगेगा। क्यों कि ना तो बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है ना कांग्रेस को। मैं आपको ये कह देना 10 तारीख को हम और आप फिर बैठेंगे, बात करेंगे। नहीं वो तो राजनीतिक पार्टियां हाँ वो वही करेंगे, यानी लोकतंत्र की हत्या फिर करेंगे। हाँ, तो मैं आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन से और माननीय आपके जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से और राष्ट्रपति जी से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस नूरा कुश्ती को, अभी तो चूंकि लोकतंत्र का चुनाव है, अगर इसके बाद ऐसा कोई खरीद फरोख्त होती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दें और 2 साल बाद राष्ट्रपति शासन रहने दें, उसके बाद 2022 में सीधा चुनाव कराएं। तो जब तक जनता इनको भी समझ लेगी उनको, नहीं तो ये तो तय है खरीद फरोख्त तो होगी, ये लोग मानेंगे नहीं, वे सांपनाथ है, ये नागनाथ है। थैंक यू साहब, धन्यवाद बहुत आप सभी का एक बार पुनः जी, जय जमुना मैया, जय द्वारकाधीश। एक बार अपन पुनः फिर दिवाली के जमदुतिया पे बैठेंगे यहाँ और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा हुआ। Thank you. और हमारे ये साहब हैं, जरा इनके भी 2 शब्द, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को या प्रदीप जी को? ऐसा प्रदीप जी चतुर्वेदी हम समाज की तरफ से तन मन धन से सब सहयोग समर्थन जो भी हो पाएगा जी भविष्य में करेंगे भी। नहीं, जैसे इन्होंने निर्दलीय चुनाव में अभी जो उतारे हैं 11 आदमी, तो क्या इनको 5, 6, 7 कोई सीट मिलने की संभावना है? गोबर गिरता है तो मिट्टी लेके उठता ही है, कामयाबी तो मिलनी है ही, और इनका भाग्य तकदीर का खेल भी है। मेहनत ये करेंगे, मेहनत करेंगे, देने वाला फल तो भगवान देता ही। थैंक यू।